देश के प्रधानमंत्री के सारे कामों से ज्यादा चर्चा अपने चुनावी भाषणों के दौरान पाते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी भाषणों के बाद अब उनका फोकस महाराष्ट्र के चुनाव पर हो गया है और महाराष्ट्र के चुनावी भाषण के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हमेशा की तरह उम्मीदों पर खरे उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप भले ही न हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की अनुरूप बिल्कुल है। मिसाल के तौर पर वो अपने प्रतिपक्षी खेमे के नेताओं को चेले चपाटे शब्द से नवाजते हुए सुनाई दिए। महाराष्ट्र में जब वो भाषण दे रहे थे, तो भाषण देते हुए अपने प्रतिपक्षी पार्टियों और नेताओं के लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, जो कि उनकी राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। चेले चपाटे, कांग्रेस के चेले चपाटे, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और तो और डराने धमकाने की जो पॉलिटिक्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वह महाराष्ट्र में और तेज होती हुई सुनाई दे रही है। कल तक योगी आदित्यनाथ कहते सुनाई दिए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ वाली भाषा में ऐसा कहीं पा रहे हो कि कहीं योगी उनसे आगे ना निकल जाएं, इसलिए बटेंगे और बांटने वाली भाषा प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र में सुनाई दी। कश्मीर को लेकर क्या बोले, सावरकर को लेकर क्या बोले, कांग्रेस पर क्या कह के निशाना साधा और बटेंगे का मतलब क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, महाराष्ट्र के चुनाव में उनके भाषण पर आज का विश्लेषण मेरा आधारित रहेगा। और इसे समझने की बात करेंगे कि जिस दिन एग्जिट पोल हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की करारी हार दिखा रहे हैं, उसकी हताशा क्या महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर दिख रही थी, जो खुन्नस में तब्दील होती जा रही थी। आज के वीडियो में उसकी पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो सबसे पहले चर्चा हो रही है हरियाणा की। हरियाणा चुनाव के कल वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद सारे एग्जिट पोल, जो कि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हों, वो जो गलत भी साबित हुए हों, वो जिन्होंने 400 सीटें बीजेपी को दे दी थी एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, उन सबको भी शामिल कर लें तो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो बीजेपी केवल हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बुरी तरह से हारती हुई देखी जा सकती है। अब ये एग्जिट पोल तो साफ आता है। इसका एक बानगी देखिए कि वो कितना सही है। जब जीतेगी बीजेपी तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बड़े रूप में नॉन बायोलॉजिकल फॉर्मेट में जाकर के टीवी स्क्रीन पर जगह घेरे रहेगा। लेकिन जब बीजेपी हारेगी तो जेपी नड्डा सामने आ जाएंगे। वो जेपी नड्डा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी की तारीख में बीजेपी का स्थायी वर्तमान कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी चल रहा है अभी उनका। एग्जिट पोल अपनी कहानी कहते गए और एग्जिट पोल अगर सही साबित हो गए या जो दबाव वो बना रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और जुबान दोनों पर असर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस देश में पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो चुनावी भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, अपने चेहरे पर वोट मांगते हैं। कई बार कुछ अच्छे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने अपने काम पर वोट मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम पर वोट मांगते हैं और अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति के केंद्र में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास किस्म की राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। वो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक खेमे में खड़े करके हिंदुओं को गोलबंद करती हुई अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में बोलते हुए सुनाई दिए तो ऐसा लगा कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन
और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल जब दोनों उनके खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है, उनके लिए चुनौती बनता दिख रहा है, तो प्रधानमंत्री की भाषा पर उसके असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री विपक्षी पार्टियों को कह रहे थे कि कांग्रेस को एक तो नक्सल अर्बन नक्सल गैंग चला रही है। आज तक इस देश को कभी नहीं बताया गया कि हु इज अर्बन नक्सल गैंग। क्या वामपंथी होना अर्बन नक्सल होना है? और नक्सल कौन थे? कभी ट्रेनिंग नहीं हुई इस देश में। हथियार बंद हिंसक लड़ाइयों को इस देश में संविधान को मानने वाले लोग कई बार ऐतराज करते हैं कि नहीं, अहिंसक लड़ाइयों की बजाय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को आगे करके जन आंदोलन को आंदोलित और संगठित करके अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन क्या अगर हिंसक आंदोलन के चलते नक्सल को अर्बन नक्सल और देश विरोधी घोषित करने वाली भाजपा किसान आंदोलन को लेकर क्या रवैया अख्तियार की थी? किसान तो बंदूक लेकर के दिल्ली अपने हक अधिकार को ट्रैक्टर लेकर के बचाने और आंदोलन करने आए। तो जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया उसके लिए आपने क्या किया? शाहीन बाग की महिलाएं जब सीएनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर आंदोलन करने गई, तो क्या जन आंदोलनों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया? क्या जंतर मंतर पर जो भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन होते हैं उसको बाहें फैलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वागत किया? क्या आज उन आंदोलनों के चलते लोग जेलों में बंद नहीं है? लेकिन आज भी अपने देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी को अर्बन नक्सल के नाम से जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं अपने शासन के 11वें साल में। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुनाई दिए कि कांग्रेस अर्बन नक्सल का शिकार हो गई और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। सबूत कोई देने की जरूरत होती नहीं। चुनावी भाषण में आप कुछ भी बोल दीजिए। चुनावी भाषण में आप बोल दीजिए कि हम आएंगे तो लाल आंख करके चीन को दिखाएंगे, और जब आप आ जाएं तो कोई लाल आंख नहीं कर रहे हैं, पीली सफेद नीली सब आंख हो गई, लाल नहीं हुई। लेकिन कोई आपसे जवाब मांगता नहीं। चुनावी भाषण में आप बोल दीजिए 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख नौकरी, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, और जब आप आ जाते हैं तो कोई इसका जवाब तो मांगता नहीं। और तो और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी लूट को आप सबके सामने जब आ जाए तो भी कोई जवाब देने की बजाय अपने प्रमुख विपक्षी दल को इस तरीके से टारगेट करना जैसे वो देश विरोधी हो। और विपक्षी खेमे के लोगों को जब वो गठबंधन बनाए, जब वो एकजुट हो, तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री करें। ध्यान से सुनिए और सोचिएगा, चेले चपाटे। क्या प्रधानमंत्री के पद पर, इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स के लिए चेले चपाटे शब्द का प्रयोग किया जाएगा कांग्रेस और उसके एलाई पार्टनर के लिए? यानी महाविकास अघाड़ी के जो बाकी दल हैं वो चेले चपाटे हैं, और भाजपा के समर्थन में जो एनडीए बना है वो चेले चपाटे नहीं है। यानी जीतन राम मांझी और उसके बाद फिर चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अगर कहा जाए कि भाजपा के चेले चपाटे हैं तो खराब लगेगा ना। लेकिन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के चेले चपाटे शरद पवार का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या शिवसेना उद्धव गुट, इसे वो चेले चपाटे करें। उन्हीं चेले चपाटों में से बड़े लोगों की पार्टी तोड़ करके महाराष्ट्र में आज सरकार चल रही है बीजेपी की। अगर वो पार्टी न तोड़ते उन्हीं चेले चपाटे कोट एंड कोट की पार्टी के लोगों की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती। उन्होंने सरकार गिराई है, सब विधायकों को खरीदा है, लालच दिया है, डराया है, ये बात आरोप खुल के वो लगाते हैं। लेकिन वो अगर चुनाव में आपके सामने खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री का शब्द होगा चेले चपाटे। चेले चपाटे कश्मीर पर क्या राय रख रहे हैं? वो कह रहे 370 वापस कर देंगे। तो कश्मीर के लोग आप वोट देंगे ना कि कश्मीर को क्या चाहिए, वो कश्मीर वोट देकर के बताएगा। महाराष्ट्र में उसका जिक्र करने का मकसद क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? उस पूरे पॉलिटिक्स को हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में रखना। उनका एक बाबा यति नरसिंहानंद बेलगाम होकर के मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े इबादत के पूजनीय, श्रद्धेय और सम्मानित शख्सियत के खिलाफ बोले, इतना गलत बोले जिससे कि मुसलमान आक्रोशित हो जाएं, सड़क पर उतर जाएं, दंगा करने लगे, क्योंकि उनकी आस्था पर ठेस पहुंचे और बीजेपी को मौका मिल जाए। इसलिए यति नरसिंहानंद पर
इस तरह का नरम रहेगी, जो ठोस कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करेगी, एक औपचारिकता में गिरफ्तार कर लेगी ताकि उकसाते रहें, मुसलमानों को उकसाते रहें एक तरफ। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पाखंडी बाबाओं को लगा दिया गया है काम पर। और वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री भाषण दे, चुनावी भाषण दें, तो चेले चपाटे 370 कश्मीर, उसका जिक्र वो कर रहे हैं महाराष्ट्र में। ये बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स है। और उसके बाद वो ये बात का जवाब कतई नहीं देंगे कि चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग, जिस अजीत पवार के लिए प्रधानमंत्री ने बोला था कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के कौन है घोटालेबाज, अजीत पवार। आज तक बीजेपी ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया कि वो अजीत पवार डिप्टी सीएम बीजेपी की सरकार में कैसे बने हुए। प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे के ऊपर कोई आरोप लगा कि नहीं, छगन भुजबल को आपने लिया था कल तक। ये सारे सवाल का जवाब बीजेपी नहीं देगी और बीजेपी के सामने साफ तौर पर ये हिंदू मुस्लिम की बाइनरी खड़ी करेंगे। अब उससे भी आगे बढ़ करके चेले चपाटे विचारधारा से समझौता करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भाषण में कहा कि बटेंगे, वो बांटने आएंगे, वो आग लगाने आएंगे। अब इस पृष्ठभूमि में आप खुद विचार करिए, बांट कौन रहा है और किस में बांट रहा है? खुल के क्यों नहीं बोले? कौन बांट रहा है, किसको बांट रहा है, किस चीज में बांट रहा है? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली थी, उनका भी मनोहर लाल खट्टर वाला हश्र, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान वाला हश्र, विजय रूपाला और येदुरप्पा वाला हश्र करने की कोशिश दिल्ली की मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार का ठिकरा योगी के ऊपर फोड़ करके योगी आदित्यनाथ को सरकार मुख्यमंत्री पद से हटाने चाहती थी, नहीं हटा पाए। और उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वोकल हो गए, वो बांग्लादेश पर बोलने लगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगे, चुनाव प्रचार करने लगे और ये साबित करने लगे कि अब दिल्ली की कुर्सी पर आपका 75 साल उम्र हो गई, अब चलिए हटिए, हमको नंबर दीजिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान वायरल हुआ कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कई बार ये बात का जिक्र कर चुका हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बार बार जिक्र करना पॉलिटिकल नैरेशन को समझना बहुत जरूरी के लिए होता है, मददगार होता है। व्हाट इज द पॉलिटिकल नैरेशन ऑफ बीजेपी? योगी आदित्यनाथ जहां खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ऐसा लगा क्या कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए चुनौती बन सकते हैं? इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में खड़े होकर के प्रधानमंत्री फिर से अपने कोर एजेंडे, कोर पॉलिटिकल नैरेटिव पर आ गए कि एक रहेंगे, क्योंकि ये बांट रहे हैं, बांटेंगे। कौन बांटेगा, बीजेपी या कांग्रेस? आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई जाति जनगणना कराओ। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में जाति जनगणना हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं और पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती? तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूं, नायब सिंह सैनी के खिलाफ लोग इसलिए बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम दोनों ओबीसी हैं। और वही देश का ओबीसी जब ये मांग कर रहा है कि जाति जनगणना कराओ, ओबीसी को उनके हिस्से का हक दिलाओ, उनको न्याय दिलाओ, सम्मान दिलाओ, उनका आरक्षण मत खत्म करो, लेटरल एंट्री मत ले आओ। हर जगह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात मंडल कमीशन कह चुका है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, एक काम ओबीसी का आपने नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला यूपी में हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी की केंद्र सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो न्याय की तरफ दिखते। और जब वोट मांगना हुआ, जब ये सारा नैरेटिव बनता हुआ, तो प्रधानमंत्री की भाषा है कि ओबीसी जातियां तो होती ही नहीं, केवल गरीब अमीर होती है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में प्रधानमंत्री फिर से बोलते हुए सुनाई दिए कि मैं ओबीसी हूं, नायब सिंह सैनी ओबीसी, इसलिए लोग गाली देते हैं ओबीसी को। तो बांटा कौन? जाति के नाम पर ना, बांटा कौन? बीजेपी, और आप बांट रहे हैं। और हिंदू मुसलमान के नाम पर आप बांटते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आज की तारीख में जाति जनगणना की पैरोकारी करता है कि जो ऑलरेडी बटा हुआ समाज है, जातियों में बटा है, वर्ग में बटा है, गरीबी अमीरी में बटा है, गांव देहात और शहर में बटा है, पुरुष स्त्री में बटा है, शिक्षित और अशिक्षित में बटा है, उद्योगपति पूंजीपति मुट्ठी भर लोग और 80-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज को मोहताज हो जाए, इस दो खांचे में बटा है। जातियों के नाम पर आज भी दमन शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है। देश चलाने वालों में 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी के लोग शामिल नहीं है। तो देश तो ऑलरेडी बटा हुआ है।
क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से किसी भी बंटवारे को खत्म करने की कोई रणनीति बनाई या इस खाई को बढ़ाया? यूपी में गए तो कहा सारा यादवों ने हक खा लिया, बिहार में यादवों ने खा लिया। दलितों को समझाते हैं कि उपवर्गीकरण के लिए जरूरी है क्योंकि जाटवों ने सारा हक खा लिया। आदिवासियों को कहते हैं कि मीणाओं ने सारा हक खा लिया। हरियाणा के चुनाव में जाट और गैर जाट के नाम पर बांटती है बीजेपी। कोई ऐसी जगह बता दें जहां पर बीजेपी ने जोड़ने की बात की हो, कोई एक जगह। केवल स्लोगन में दिखता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन स्लोगन है वो। कपड़ों से पहचानने की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री से इस देश के लोगों का और महाराष्ट्र के लोग, मैं अभी जब बात कर रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं और महाराष्ट्र का अंडर करंट में देख करके बता सकता हूं कि महाराष्ट्र के लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। जो शिवसेना के समर्थक हैं वो भूले नहीं है कि एकनाथ शिंदे के नाम पर पार्टी तोड़ करके कैसे इमोशन का खिलवाड़ किया गया। वो कैडर की पार्टी है। जो शरद पवार के खेमे के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जिसे भ्रष्टाचारी कहते थे अजित पवार को, उससे पार्टी चलवा रहे हो। कोई सब पवित्र हो गए, सब पाक साफ हो गए। महाराष्ट्र तैयार बैठा है और इसकी बानगी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने दे भी दी है। और अगर एग्जिट पोल सही हो गए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बुरी तरह से बीजेपी हारी, तो महाराष्ट्र बीजेपी के लिए और मुश्किल होता जाएगा, बशर्ते कि कांग्रेस अपने गठबंधन के पार्टनर्स को साधे रहे, बड़ी एकजुटता बनाए रहे। 2-4 सीटें अगर समाजवादी पार्टी मांग रही हो, एक आध सीटें अगर कोई और ऐसा दल मांग रहा हो, जैसे वंचित बहुजन अघाड़ी है या और इस तरह के दलित समाज के लोग हैं, अगर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दे करके कांग्रेस पार्टी अपना एक रणनीति बनाने में कामयाब हो जाती है, तो शिवसेना का इमोशन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के साथ है। पूरे महाराष्ट्र में जहां भी शिवसेना का प्रभाव है वो उनके साथ है। आप कितना भी कह लें कि सावरकर का अपमान किया, उनको सावरकर यहां याद आते हैं, लेकिन जब वो विदर्भ के इलाके में, नागपुर के इलाके में आएंगे तो उन्हें अंबेडकर याद आने लगेंगे। तो राहुल गांधी ने कोल्हापुर में इस बात की बुनियाद रख दी कि भाई जाति जनगणना करानी पड़ेगी, सबको सबका हिस्सा न्याय दिलाना पड़ेगा, भारत के संविधान पर खतरा जो बन करके आएगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। हम शिवाजी की बात करते हैं, वो मूर्ति लगाते हैं, मूर्ति गिर जाती है। राहुल गांधी ने वहां से साधा है, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को साधा है, सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स को साधा है। और महाराष्ट्र ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जमीन है। तो यह सामाजिक न्याय की जमीन है। जिस शिवाजी के नाम पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, उस शिवाजी को पढ़ने और समझने वाले लोग कहते हैं कि शिवाजी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते नहीं थे, उनके सेना में बहुत सारे मुसलमान लोग शामिल थे। वो सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े प्रतीक है शिवाजी। कभी विस्तार में उनके बारे में बात करूंगा। तो बीजेपी के लिए इस जगह पे कोई ग्राउंड बनता ही नहीं। और मैं महाराष्ट्र में हूं, नागपुर में बैठा हूं, यहां के लोग बीजेपी और आरएसएस से त्रस्त हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके भाषण में इसकी हताशा दिख रही है? मेरा विश्लेषण यह कहता है कि वो बुरी तरह से हताश और परेशान है। आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।